हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो 7th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें हम पढ़ रहे हैं अपना जो हमारा अगला चैप्टर है 5th चैप्टर कि औरतों ने बदली दुनिया। ठीक है, तो वहाँ पे हमने देखा था राम सुंदरी जी की कहानी पढ़े थे कि उन्होंने कैसे पढ़ाई की अपनी, कैसे छुप छुप के, क्योंकि वहाँ पे मान्यता थी कि यदि लड़कियाँ पढ़ती हैं तो वो अपने पति के लिए अभागन होती है या कि उनका पति खत्म हो जाता है, यानी वो विधवा हो जाती है। ठीक है, लेकिन उन्होंने इसके विपरीत जाके कि जो होगा देखा जाएगा, उन्होंने अपनी पढ़ाई की और छुप छुप के कैसे उन्होंने कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए पढ़ाई की, लेकिन अंत में उन्होंने पढ़ना सीख लिया था। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे प्रेजेंट समय में शिक्षा और विद्यालय, यानी कि जो भी अभी वर्तमान समय की हालत को देखेंगे हम लोग कैसे क्या होता है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक और कहानी दी हुई है, इसको पढ़ते हैं, उसके बाद उसको पूरा करेंगे। ठीक है, रुकैया सखावत हुसैन और लेडी लैंड का उनका सपना। तो यहाँ पे बात करें हम, रुकैया सखावत हुसैन एक धनी परिवार में पैदा हुई थी जिनके पास बहुत ज़मीन थी। यद्यपि क्या हुआ था कि उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, परंतु बांग्ला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया। ठीक है, वो जो थी धनी परिवार से थी, रिच फैमिली से थी, उनको उर्दू पढ़ना आता था, लेकिन उनको जो अंग्रेजी और बांग्ला पढ़ने से रोका गया। उस समय अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी। ठीक है, जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे, इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। ये माना जाता था कि अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चों में थोड़ा जो है नया डेवलप होता है, इसलिए उनको नहीं पढ़ने दिया जाता था लड़कियों को, ये सिर्फ लड़कों के लिए ही रहता था। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखा। ठीक है, आगे जाकर वे एक लेखिका बनी। 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थी, अंग्रेजी भाषा में कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न। कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई थी जो लेडी लैंड नाम की एक जगह पहुंचती है। लेडी लैंड एक ऐसा स्थान था जहां पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। यानी कि वो अपनी जो कहानी का उनका नाम था, शीर्षक था सुल्ताना स्वप्न था, और उसमें एक लेडी लैंड जगह का नाम लिखती है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे वो लिखती है कि वहाँ पे लड़कियों को काम करने का सब कुछ स्वतंत्रता थी उनको पूर्ण रूप से। इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली, मतलब कि बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती हैं और हवाई कारें चलाता है। ठीक है, यानी कि जो महिलाएं होती हैं, तो मतलब यहाँ पे पूरा बात की गई है, जो माना जाता था कि महिलाएं साइंस के क्षेत्र में नहीं जा सकती हैं, तो उन्होंने यही लिखा था कि जो महिलाएं हैं वो बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती थी कि कैसे रोका जाए। हवाई कारें चलाती थी। लेडीलैंड में पुरुषों की आक्रामक बंदूकें और युद्ध से अन्य अस्त्र शस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते थे। ठीक है, जो पुरुषों के पास हथियार होते थे, वो महिलाओं में उनकी बुद्धि इतनी तगड़ी होती थी कि उनके सामने ये जो आधुनिक हथियार थे वो भी फेल हो जाते थे और पुरुष एक अलग थलग स्थान में भेज दिए जाते थे। सुल्ताना लेडीलैंड में अपनी बहन साराह के साथ यात्रा पर जाती है, तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वह तो केवल स्वप्न देख रही थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि जैसा कि आपने देखा, रुकैया सखावत हुसैन इस समय स्त्रियों के हवाई जहाज और कारें चलाने का स्वप्न देख रही थी। ठीक है, जहां लड़कियों को जब पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, उनको एक अभागन माना जा रहा था, वहीं पे एक लड़की ऐसी भी थी जो कि हवाई जहाज यानी एरोप्लेन चलाने का भी स्वप्न देख रही थी। जब लड़कियों ने स्कूल तक जाने की अनुमति नहीं थी, इस तरह से शिक्षा ने रुकैया का जीवन बदल दिया। रुकैया केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं हुई। ठीक है, यानी कि उसने बस इतना किया कि मैं पढ़ ली हूँ, उसके बाद वो छोड़ दे, तो इतने से ही उनको संतोष नहीं हुआ। उनकी शिक्षा ने उन्हें स्वप्न देखने और लिखने की ही शक्ति नहीं दी, वरन उससे भी अधिक करने की शक्ति दी। 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी कार्य कर रहा है। ठीक है, यानी कि 1910 में फिर उन्होंने क्या किया था, खुद पढ़ने के बाद लड़कियों के लिए पर्सनली स्कूल खोला था, जो कि अभी आज भी अस्तित्व में है और चल रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय।
यहाँ पे हम बात करें तो आज के युग में लड़के और लड़कियाँ विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर होता है। ठीक है, अभी भी आप लोग देखते हो कि हम जाते हैं, हमारे भाई भी स्कूल जाते हैं, लेकिन दोनों की ही उसमें डिफरेंट होता है। ठीक है, हर एक जगह पे नहीं होता है, लेकिन कई जगहों पे है जो कि होता है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की जनगणना की जाती है। ठीक है, आप इस पॉइंट को नोट कर लेना कि जो भारत में प्रत्येक 10 साल बाद जनगणना होती है। ठीक है, तो जिसमें क्या किया जाता है, पूरे देश की जो जनसंख्या है उसकी गणना की जाती है। हर एक तरह से गणना की जाती है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी कि साक्षरता दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, जन्म दर कितनी है, कितने बच्चे यानी पैदा हो रहे हैं, कितने ख़त्म हो रहे हैं, वो जनगणना में फिर सब कुछ गिना जाता है। किसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, हर एक, मतलब जनगणना की बात करें तो ऐसे नहीं कि लोगों की गिनती गिन ली जाती है कि हमारे देश में सिर्फ इतने जनसंख्या है, ऐसा नहीं होता जनगणना में। पूरा फिर 10 साल बाद जब होता है तो हर एक व्यक्ति से रिलेटेड जितने भी होते हैं उसका सारा ब्यौरा लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, इसमें भारत में रहने वालों के लिए के जीवन के बारे में भी विस्तृत जानकारी एकत्र की जाती है, जैसे उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम आदि। ठीक है, इस जानकारी का इस्तेमाल आप चाहो तो इसको भी नोट कर सकते हो कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती है और उसमें जनगणना में क्या क्या गिना जाता है, तो उनकी आयु हो गई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम आदि को गिना जाता है। ठीक है, इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे कि शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। ठीक है, आप जनगणना जो भी पढ़ते हो, अभी 2011 की जनगणना अभी तक हुई है, अभी इस साल होनी थी लेकिन कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाई है। वहाँ पे हम देखते हैं साक्षरता दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, तो ये सारी बातें यहाँ पे हमको जानने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो शिक्षित लोगों की संख्या हो गई तथा स्त्री और पुरुषों का अनुपात, यानी कि पहले टोटल मिलाया जाएगा कि पूरे भारत में 100 में से कितने प्रतिशत साक्षरता दर है। उसके बाद फिर मिलाया जाएगा कि जितने प्रतिशत है उनमें से पुरुष कितने प्रतिशत साक्षर हैं और स्त्री कितने प्रतिशत साक्षर हैं। ठीक है, तो फिर उनको भी अलग अलग डिवाइड किया जाता है, इनका भी अनुपात निकाला जाता है। उसके बाद बात करें तो 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों यानी कि 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के का 40% शिक्षित था। ठीक है, यानी कि 1960 की बात करें तो वहाँ पे कितना था, 61 की, सॉरी, उसकी जनगणना की बात करें हम तो 7 वर्षों एवं उससे अधिक आयु के 40% शिक्षित था, यानी कि जो भी पुरुष थे वो 40% शिक्षित थे, अर्थात वे कम से कम अपना नाम लिख सकते थे। यानी कि यहाँ पे साक्षर का मतलब होता है कि जो सिर्फ बस अपना नाम लिखना या पढ़ना जानता हो उसे साक्षर कहते हैं। इसकी बात करें हम तो इसके आगे इसकी तुलना में लड़कियों तथा स्त्रियों का केवल 15% भाग शिक्षित था। ठीक है, जहाँ 40% भाग लड़के या पुरुषों का था, वहीं स्त्रियों का कितना था, 50%, मतलब 15% भाग ऐसा था जो कि मतलब लड़कियां सिर्फ अपना नाम, गांव जो भी था वो लिख सकती थी। 2001 की जनगणना के अनुसार लड़कों व पुरुषों की संख्या बढ़कर 76% हो गई और शिक्षित लड़कियों तथा स्त्रियों की संख्या कितनी हो गई, 54% हो गई थी। ठीक है, इसका आशय ये हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया है जो पढ़ लिख सकते हैं और जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। ठीक है, लेकिन जैसा कि आप और हम देख रहे हैं कि अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है, इनके बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल हमको साफ दिख रहा है, इंक्रीज हुआ है, दोनों में ही इंक्रीज हुआ है। जहाँ 40% होता था वहाँ अब 76% पुरुषों का हो गया है और जहाँ पे महिलाओं का 15% होता था वहाँ पे कितना हो गया है, 54% हो गया। ठीक है, लेकिन हम बात करें, ये हम पढ़ रहे हैं 2001 की जनगणना के बारे में, और यदि हम बात करते हैं 2011 की
तो यहाँ पे क्या होता है कि 2011 में यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करें यदि 2011 की जनगणना के बारे में, साक्षरता दर कितनी है तो 70% है, ठीक है। ना पुरुषों की ना स्त्रियों की, यानी टोटल 100 में से 70% ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं यानी साक्षर हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करें हम 70% में से पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग डिवाइड करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि 80% पुरुष, अभी 2011 की जनगणना की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी इसी से ही पूछे जाते हैं, तो 80% यानी 80.9%, ठीक है, अभी पुरुषों की ये है साक्षरता दर। और महिलाओं की कितनी है, महिलाओं की है 64.6%, ठीक है। यानी आपको यहाँ पे भी अंतर देखने को मिल रहा है अभी वर्तमान समय में। हालांकि अब जब जनगणना होगी तो वहाँ पे भी आई थिंक कि आपको यही अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा सुधार फिर भी नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। यानी काफ़ी रेशियो कम है यहाँ। 80.9% पुरुषों का है, वहीं महिलाओं का कितना है 64.6% ही होता है, ठीक है। यानी टोटल 73% है। और आप इसको नोट कर लेना जो मैं बोल रही हूँ, अभी 2011 की जनगणना का आंकड़ा है। तो साक्षरता दर भारत की यदि हम बात करें तो कितना 73% है, ठीक है। और यदि पुरुषों की बात करते हैं तो 80.9% है, और महिलाएं कितनी साक्षर हैं तो 64.6% ही महिलाएं ऐसी हैं जो साक्षर हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि इनका जो रेशियो है वो अभी भी लगातार इंक्रीज हो रहा है, लेकिन पुरुषों के कंपेयर में जो इंक्रीज होना चाहिए वो अभी भी नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा पीछे है, ठीक है। अब हम बात करें तो नीचे दी गई तालिका में विभिन्न वर्गों के उन लड़कों व लड़कियों का प्रतिशत दर्शाया गया है जो बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं, ठीक है। शासकीय शब्दावली में दलितों के लिए अनुसूचित जाति और आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति शब्दावली का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे हमने जब 6th क्लास के जो NCERT पढ़े थे उसका क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन आया था कि अनुसूचित जाति, ठीक है, इसमें जैसे SC ST OBC होता है तो दलितों को किस में शामिल किया गया था। तो इसको आप प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, नोट कर लेना अपनी नोट्स में। तो यहाँ पे आप लिखोगे, उसमें पूछा गया था कि दलितों को किस में शामिल किया जाता है, यानी कि अनुसूचित जाति में, जनजाति में, पिछड़ा वर्ग में। तो यहाँ पे क्या होगा, दलितों के लिए अनुसूचित जाति होता है, जो शासकीय शब्दावली है उसमें ही बात की गई है। तो जो हमारे दलित होते हैं उनके लिए अनुसूचित जाति होती है, ठीक है। और जो आदिवासी होते हैं उनके लिए क्या होती है, अनुसूचित जनजाति शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आप दलितों के लिए लिख लेना अनुसूचित जाति, और जो आदिवासी होते हैं उनके लिए लिख लेना अनुसूचित जनजाति, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। और बिल्कुल हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व भी किया था, तो वहाँ पे आपको समझ में भी आया होगा। अब हम बात करें यहाँ पे जो हमारा ये आंकड़ा दिया हुआ है, इसमें क्या बात की जा रही है कि स्कूल का स्तर, यानी कि प्राथमिक कक्षा 1 से 5 तक, माध्यमिक कक्षा 6 से 8 तक, और उच्च माध्यमिक यानी 9 से 10 तक, ठीक है। तो इसमें सब लड़के यानी टोटल लड़के जितने भी हैं 34 प्राथमिक कक्षा में है, माध्यमिक में 52 है, और उच्च शिक्षा की बात करें उच्च माध्यमिक में यानी 9th से लेकर 10th तक कितने हैं 61 है, ठीक है। अब उसमें हम बात करें अनुसूचित जाति की और अनुसूचित जनजाति की। यहाँ पे तो लड़के लड़कियों के बीच जो फाइट चल रही है वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जो हमारे पिछड़ा वर्ग के हो गए, आदिवासी वर्ग के हो गए, उनमें और भी समस्याएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें तो अनुसूचित जाति के लड़के कितने हैं 37 हैं, किसमें प्राथमिक कक्षा में। और उसके बाद माध्यमिक कक्षा की बात करें यानी 6 से 8 तक की तो 57 है, ये लड़के का रेशियो चल रहा है। और उच्च शिक्षा में बात करें 71 है, ठीक है। लेकिन वहीं पे हम अनुसूचित जनजाति के लड़कों की बात करें तो कितने हैं 49 है, 69 है या 78 है, ठीक है। यानी कि जो उच्च माध्यमिक शिक्षा है उसमें 78 है, यानी कि अनुसूचित जाति के लड़कों के कंपेयर में अनुसूचित जनजाति के लड़कों का रेशियो जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं सब लड़कियां, जो भी अनुसूचित जाति की या जनजाति की सब लड़कियां हैं उनका देखें हम, तो यहाँ पे देखते हैं कि 1 से 5 तक कितनी लड़कियां हैं, यानी कक्षा 1 से 5 तक में 29 लड़कियां हैं टोटल, ठीक है। टोटल ये रेशियो है इनको 29। और माध्यमिक कक्षा में कितनी है 53 है,
और उच्च जो हाई माध्यमिक होता है, मतलब कि उच्च माध्यमिक स्कूल जो होते हैं उसमें कितने हैं, 65 है, ठीक है। अब यहाँ पे अनुसूचित जाति की लड़कियाँ यानी कि जो दलित वर्ग की लड़कियाँ हैं 36, 62, 73, सॉरी 76 है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अनुसूचित जनजाति की लड़कियां 49, 71 और 81, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो अनुसूचित जनजाति की लड़कियां हैं उनका रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, और यहाँ पे इनका जो जनजाति के लड़के हैं उनका भी रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो यदि हम टोटल योग की बात करते हैं तो 31, 52 और 63, ठीक है। यानी कि इनमें इतने ही बच्चे जो होते हैं लड़के लड़कियों मिला के अनुसूचित जाति और जनजाति में कि प्राथमिक शिक्षा में जो होता है, तो पहले तो हमने लड़के लड़कियों का अलग अलग डिवाइड किया, उसके बाद हम टोटल बात करें तो प्राथमिक शिक्षा में अनुसूचित जाति और जनजाति के जो भी बच्चे होते हैं लड़के लड़कियों को मिला के तो 31, ठीक है। और माध्यमिक कक्षा में 52, और हमारा जो उच्च शिक्षा होता है या उच्च माध्यमिक कक्षा होती है जैसे 9th से लेकर 10th तक तो 63, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को भी पता होगा, मुझे शहरों में तो ठीक है, मतलब शहरों में भी वही कंडीशन है, लेकिन गांव में सबसे ज़्यादा कि जो लड़कियां होती हैं अनुसूचित जाति या जनजाति की, ठीक है, यानी पिछड़ा वर्ग की या आदिवासी वर्ग के, तो वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा काम में मतलब जल्दी पैसा कमाने के लिए घर वालों की मदद करने लगते हैं, और उनकी शादी भी क्या करते हैं जल्दी कर दिया जाता है, तो वो नहीं पढ़ पाती हैं। और मेरे साथ ही कई सारी ऐसी लड़कियां थी जब हम लोग पढ़ते थे स्कूल में, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जो लड़कियां थी जब हम 6 में थे तो 6 से 8 तक पढ़े, ठीक है, गांव में स्कूल थी, वहीं पढ़े, गवर्नमेंट स्कूल थी, तो जितनी भी पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति की लड़कियां थी उन्होंने पढ़ा मेरे साथ, ठीक है। लेकिन जब हम लोग फिर वहाँ से गांव से बाहर जाना पड़ता था 9 से पढ़ने के लिए, तो जब हम लोगों ने आगे की क्लास अटेंड की तो उन्होंने क्या किया, बहुत सी ऐसी लड़कियां थी जिनकी शादी हो गई, आज तो 3-4 बच्चे भी हैं उनके, ठीक है, और काफ़ी बड़े बड़े भी हो गए हैं। लेकिन वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि कुछ की शादी हो गई तो पढ़ाई छोड़ दी, कुछ हो गए अपने काम में बिजी हो गई, वही जो उनका काम होता है मजदूरी करना उसमें बिजी हो गई। मुश्किल से मेरे साथ जो लड़कियां गई थी 4 लड़कियां थी, ठीक है, यानी कि एक तो मैं थी ही, उसमें से 79 लड़कियों में से जो मेरी स्कूल में पढ़ रही थी 6 से 8 तक, ठीक है, तो उनमें से 4 लड़कियां जो थी तो वो कुछ एक पिछड़ा वर्ग की थी, कुछ अनुसूचित जातियां की थी, ठीक है। तो मतलब ये 4 लड़कियां सिर्फ गई थी, ये कोई अचंभा वाली बात नहीं है, बिल्कुल मैं एग्जैक्ट रेशियो आपको बता रही हूँ कि जो अभी भी पढ़ रही हैं, और बाकी जितनी भी लड़कियां थी किसी ने पढ़ाई छोड़ दी, किसी की शादी हो गई और कोई कुछ काम करने लगा, ठीक है, लेकिन उन्होंने फिर आगे की पढ़ाई नहीं की। और लड़कियां क्या, लड़के भी कुछ ऐसे ही थे, 15-20 लड़के भी गए थे, उसके बाद उन्होंने भी पढ़ाई आधे से अधिक लड़कों ने छोड़ दी थी। तो इनमें क्या होता है, इनमें और ज़्यादा मतलब क्या करते हैं कि पैसा वगैरह कमाने के लिए, आप सोचते हो कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो इनको इतना ज़्यादा आरक्षण क्यों दे रही है, इनको इतना ज़्यादा आरक्षण इसलिए दिया जा रहा है ताकि ये कुछ क्या करें, मतलब वो पढ़ाई के लिए थोड़ा जागरूक हों, ठीक है, कि हमें भी पढ़ना चाहिए। जहाँ पे हमको पता है कि गरीब बच्चे जो होते हैं उनको पढ़ने के लिए अच्छी बुक वगैरह नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो गवर्नमेंट हमारी सब सुविधाएं अब आप लोगों को दे रही है। आप में से जो भी होंगे तो पता होगा, आप कॉलेज में जाते हो आपको कॉपी भी मिलती है, पेंसिल पेन सब कुछ मिलता है, वहाँ पे बुक भी मिलती है, अच्छी से अच्छी बुक मिलती है जो भी अच्छे राइटर की होती है। स्कूल में भी आप लोगों के लिए हर एक सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है। तो मेरे गवर्नमेंट का मेन उद्देश्य यही होता है कि जो भी ये पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं वो आगे बढ़े, ठीक है, उनका भी समान अधिकार है और समानता पाने के लिए वो आगे आए और आगे चल के वो पढ़ाई करें और आगे अपना भी जो भी उनका इच्छा है या जो भी सपने हैं उनको पूरा करें, ठीक है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इतना सब कुछ करने के बाद भी घर का वही जो हमने अभी पढ़ा था पूर्वाग्रह, वही सबसे दबे होते हैं और घर के पेरेंट्स भी बोलते हैं कि अब मेरे साथ काम में हाथ बटाओ, ये करो। आपको पता होगा कि जनसंख्या वृद्धि का सबसे मेन रीज़न पता क्या है, कि लोग क्या करते थे, जो भी पिछड़ा वर्ग के हो गए या मतलब अन्य जाति के जो होते हैं, दलित वर्ग के जो कम पढ़े लिखे होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि जितने ज़्यादा घर में बच्चे होंगे तो उतनी ज़्यादा आय आएगी, ठीक है, लेकिन मतलब उतनी ज़्यादा जो है पैसा आएगा, सब कमाएंगे और सब पैसा लाएंगे। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि एक तो जितने ज़्यादा होंगे उनका खर्चा भी उतना ही ज़्यादा होगा,
उनकी ज़रूरतें भी उतनी ज़्यादा बढ़ेंगी, उनके रहने के लिए उतना ज़्यादा प्लेस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बस वो ये सोचते हैं चलो मेरे 8-10 बच्चे हैं, पहले आप देखते भी थे कि कितने ज़्यादा बच्चे होते थे, ठीक है। एक तो बहुत ज़्यादा जो भी हमारे, अब वो इतनी ज़्यादा जागरूकता भी नहीं थी पहले लोगों में, लेकिन फिर भी वहाँ पे क्या होता था कि जो ऐसे वर्ग के लोग होते थे, बहुत ज़्यादा उनके बच्चे होते थे, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करें, संभवतः आपने ऊपर दी गई तालिका में से इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है, ठीक है। यानी कि वहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे, स्कूल छोड़ने की दर की तालिका में बात की जा रही थी। तो जो लड़कियाँ होती हैं दोनों ही वर्ग की, स्कूल छोड़ने की दर उनकी अधिक होती है। मैंने अभी आपको बताया ही, बिल्कुल प्रैक्टिकली है। और आप में से भी जो भी होंगे तो बिल्कुल आपको पता होगा, आपने अनुभव भी किया होगा कि हो सकता है आपके अंदर जुनून था, आप आगे बढ़ गए, आपके घर वालों का साथ था, लेकिन बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं जो स्कूल छोड़ देती हैं, ठीक है। और उनको स्कूल छुड़वा दिया जाता है। एक तो पहले से ही उनका क्या रहता है, पूरा पढ़ने के लिए वही जो हमने पढ़ा था कि बस इतना पढ़ लो, पास हो जाओ, शादी हो जाएगी, ठीक है। उसके आगे कुछ पढ़ना तो है नहीं या करना कुछ है नहीं, तुमको घर का वही चूल्हा चौका करना है, इतना पढ़ लो, काम भरेगा, हो जाएगा, ठीक है। तो यही उनके मन में भावना बनी रहती है और वही फिर कहती है मेहनत क्या करना, फालतू का टाइम बर्बाद, और वो स्कूल छोड़ देती हैं, ठीक है। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित और आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। यानी कि इनमें से सामान्य वर्ग की जो लड़कियां हैं, ठीक है, वो स्कूल में रहती हैं लंबे समय तक। जैसे मैंने बताया कि हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे स्कूल में अभी भी जो पढ़ाई चल रही है, ठीक है, लेकिन कुछ जो लड़कियां होती हैं वो क्या करती हैं, छोड़ देती हैं स्कूल। और ऐसे वर्ग की लड़कियां तो बिल्कुल बिल्कुल कंपलसरी है कि वो छोड़ ही देती हैं, ठीक है। अभी वर्तमान समय की मैं बात कर रही हूँ। वर्ष 2001 की जनगणना से यह भी पता चलता है कि दलित और आदिवासी लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है, ठीक है। यानी ठीक है, दलित और जो आदिवासी लड़कियां हैं वो तो पढ़ लेती हैं, लेकिन मुस्लिम जो लड़कियां होती हैं उनका स्कूल छोड़ने की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना वो तो और भी कम रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दलित और आदिवासी का तो देखा, लेकिन मुस्लिम लड़कियों के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदायों की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष का समय बिता पा रही हैं, ठीक है। यानी कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो लगभग 3 वर्ष स्कूल में रह पाती हैं। जो मतलब मोटा मोटा आंकड़े की बात करें, जो 2011 की जनगणना में बताया गया था कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो 3 वर्ष तक स्कूल में रह पाती हैं। लेकिन वहीं पे अन्य समुदाय की जो लड़कियां होती हैं वो किसी तरह खींचतान के 4 बार अपना बिता देती हैं, ठीक है। यानी कि कक्षा 4 तक भी पढ़ ली तो बहुत होता था। उसके बाद हम बात करें दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण थे, ठीक है। इनके कारण ऐसा नहीं है कि कोई मन मर्जी से छोड़ देता था, इनके कई सारे कारण होते थे। जैसे बात करें हम तो देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए उचित स्कूल हैं, ठीक है। मतलब पढ़ाने के लिए ना उचित स्कूल है, ना ही शिक्षक। यदि विद्यालय घर के पास ना हो और लाने ले जाने के लिए क्या करना पड़े, इनको जाना पड़े, तो किसी भी साधन जैसे कि बस या वैन नहीं होती थी, व्यवस्था ना हो, तो अभिभावक अभिभावक मतलब पेरेंट्स, ठीक है, तो क्या करते थे, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते थे। यानी कि आपको पता है कि जैसे अभी मैंने बताया कि हम लोगों को घर से बहुत ज़्यादा दूर यानी 5 से 6 किलोमीटर दूरी तय करके स्कूल जाना पड़ता था, ठीक है। अब वहाँ पे सपोज यदि कोई सुविधा नहीं चल रही है, यानी कि कोई आपके पास ना साइकिल है, ना स्कूटी है, ना कार है, ना वैन चल रही, ना बस चल रही स्कूल में, तो क्या किया जाता था, फिर लड़कियों को जो इसका मेन कारण था, वहाँ पे फिर दूर, घर के पास है तो ठीक है, तो घर के पास जो है वहाँ पे ना तो अच्छी शिक्षा है ना स्कूलें हैं, तो क्या करते थे, शिक्षक ही हैं, तो उनको यदि पढ़ाएं भी तो कोई मतलब नहीं रहता था और घर के बाहर वो भेज नहीं सकते थे, ठीक है। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते हैं। यानी कि अब पहला कारण तो हमने देखा आने जाने की, और दूसरा कारण क्या हो गया कि कुछ परिवार जो होते हैं वो काफ़ी गरीब होते हैं और वो अपने बच्चों को पढ़ाने का खर्चा पूरा पूरा नहीं उठा पाते हैं।
ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आप इसको समझो कि सब बच्चों को पढ़ाने का जब खर्चा किसी भी पेरेंट्स के पास नहीं होता है तो वो क्या सोचते हैं फिर कि चलो लड़की को तो पराया धन है, इसको दूसरे के घर जाना है, वहाँ पे इसका खर्चा तो कोई ना कोई उठाएगा ही। ठीक है, लेकिन वो फिर उस टाइम पे लड़कों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं कि लड़के को यहीं रहना है और वो कमाएगा नहीं तो घर कैसे चलेगा। इसलिए फिर उसको क्या करते हैं, उसको अच्छी स्कूल में डालते हैं और उसको पढ़ाई करवाते हैं। ठीक है, तो लड़कों को ही वहाँ पे भी प्राथमिकता मिल जाती है और उनको ही पढ़ाया जाता है। यहाँ पे बता दें तो कई सारे घरों में ऐसे होता है जहाँ पे क्या किया जाता है कि लड़की को सपोज हो गया चलो गवर्नमेंट स्कूल में डाल दो, पढ़ रही है नाम के लिए कि चलो पढ़ रही है, और आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति क्या है। ठीक है, लेकिन वहीं पे क्या किया जाता है, लड़के को अभी भी बिल्कुल आपके घर में भी हो सकता है ऐसा हुआ हो और बिल्कुल होता ही है, जहाँ तक मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे जो भी उनके पास यदि सुविधा नहीं है अच्छी खासी तो वो फिर क्या करते हैं, अपने बच्चों को ही प्राइवेट स्कूल में डाल देंगे जो लड़के होते हैं, और लड़कियों को ही गवर्नमेंट स्कूल में डाल देते हैं। मेरा भाई भी प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हुआ। ठीक है, तो यानी कि क्या करते हैं, उनको प्राइवेट स्कूल में डाल देंगे और लड़कियों को गवर्नमेंट स्कूल में डाल देंगे और वहाँ पे यदि ठीक है पढ़ना है तो पढ़ो वरना तुम्हारी मर्जी, जो करना छोड़ दो। उसके बाद क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं और लड़कियाँ बस स्कूल नहीं छोड़ती हैं, लड़के भी स्कूल छोड़ देते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं कि उनकी शिक्षा को और सहपाठी उनके साथ भेदभाव करते हैं। भेदभाव का मतलब हमने लिखा भी है और समझा भी है कि जब आप किसी के साथ समान व्यवहार नहीं करते हो। ठीक है, वहीं आपके फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से, शिक्षक भी बात कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स सहपाठी मतलब होता है जो आपके साथ पढ़ने वाले होते हैं। ठीक है, यानी आपके क्लासमेट होते हैं, तो वहाँ पे जब आपके साथ भेदभाव किया जाता है, सबसे अच्छे तरीके से बात की जाती है, अच्छे तरीके से बोला जाता है, लेकिन वहीं पे आपको इग्नोर किया जाता है, तो आपको भेद थोड़ा सा ये लगता है कि मुझे अलग समझा जा रहा है या मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो उस टाइम भी क्या करते हैं कि मतलब स्कूल वो छोड़ देते हैं। जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पे हमने देखा था उन्होंने हालांकि स्कूल नहीं छोड़ा था, लेकिन हमने देखा था कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे उनके साथ यही भेदभाव हुआ था कि वो एक पूरा ग्राउंड उनसे साफ कराया जा रहा था क्योंकि वो एक दलित वर्ग के थे। ठीक है, तो इसीलिए उनके साथ ऐसा भेदभाव किया जा रहा था। अब हम बात करें यहाँ पे आगे देखें तो महिला आंदोलन। ठीक है, तो महिला आंदोलन के बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे कुछ अपना रेशियो दिया हुआ है प्रतिशत का। ठीक है, यानी कि सभी लड़के का प्रतिशत और अनुसूचित जाति के लड़के का प्रतिशत। ठीक है, तो बात करें यहाँ पे हम तो सभी लड़कों का प्रतिशत कितना है, सॉरी 34% है, और अनुसूचित जाति के लड़कों का प्रतिशत कितना है, 37% है। ठीक है, यानी कि हम बात करें तो जो लड़के स्कूल छोड़ देते हैं तो सभी लड़के, यानी कि हम टोटल रेशियो की बात करें 100 में से जितने भी लड़के होते हैं तो 34% ऐसे लड़के हैं जो क्या करते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन वही पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति की हम बात करते हैं तो 37% ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं, यानी इनका रेशियो ज़्यादा है। ठीक है, और इनका रेशियो ज़्यादा क्यों है वो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया है, और आप में से जो भी इस फैमिली से बिलोंग करते होंगे तो बिल्कुल आपको पता होगा कि कैसे कैसी स्थिति होती है, और उसमें से भी जो आगे बढ़ के, जैसे हमने राम सुंदरी जी की कहानी पढ़ी, और खैर मुझे तो वो बहुत अच्छी लगती है कहानी क्योंकि उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि यदि हम ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। जब उनके पास कोई सुविधा नहीं थी, कोई उंगली पकड़ के चलाने वाला नहीं था। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या किया जाता है, ज़बरदस्ती मार मार के स्कूल भेजा जाता है, वहाँ पे बैठाया जाता है, टीचर के द्वारा हाथ पकड़ पकड़ के लिखवाया जाता है कि बेटा का ऐसे होता है, लेकिन वहाँ पे उनको कोई बताने वाला नहीं था कि ये का है कि खा है कि गा है, लेकिन उन्होंने फिर भी सीख लिया। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर उतना जुनून था कि मैं ये कर सकती हूँ, और उन्होंने ये वो कर लिया और करके दिखा दिया कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। तो उसी तरह है कि यदि हम लोग भी ठान लें तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सब कुछ हमारी मुट्ठी में है और हम सब कुछ कर सकते हैं। सो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कल बात करेंगे महिला आंदोलन के बारे में। ठीक है,
कि महिलाओं ने कैसे कैसे आंदोलन किया है, क्या क्या उनको जो भी कठिनाइयाँ थी उनका सामना किया है, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।